चलिए मैथिली निकालेंगे जल्दी से जल्दी। मैथिली में हम लोग जो है पद भाग कर चुके हैं कंप्लीट। आज से गद भाग पढ़ना शुरू करेंगे। गद भाग में सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है मिथिलाक संस्कृति सांस्कृतिक सीमा। सीमा मतलब जानते ही है बाउंड्री, मतलब उत्तर में कहाँ तक मिथिला है, दक्षिण में कहाँ तक मिथिला है, पूर्व में कहाँ तक है और पश्चिम में कहाँ तक है। इसी चीजों को पढ़ने वाले हैं। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा और उसके लेखक है रामलोचन शरण। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है मेरे पढ़ने का स्टाइल क्या है। सबसे पहले लेखक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद चैप्टर को देखेंगे, हो सकेगा तो चैप्टर का सारांश पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कुछ शब्द के अर्थों को जानने के बाद। तो सभी लोग जो है सबसे पहले पेज नंबर 3 निकाल लीजिए और रामलोचन शरण के बारे में जो कुछ पहले दिया गया उसको याद रखने की पहले कोशिश करेंगे। चलिए 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 बैठ जाइए आराम से जाकर के पीछे और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप रामलोचन शरण के बारे में पढ़ेंगे। सब लोग किताब पर उंगली देकर के समझना शुरू कर दीजिए। रामलोचन शरण मिथिलाक गौरव पुरुष छला। समझ सकते हैं, मतलब मिथिला के बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हिनक जन्म 1891 ईस्वी में भेलनी। तो याद रखिएगा कि रामलोचन शरण का जो जन्म है वो 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। हिनक पूर्वज जगदीशपुर है ना, जो जगदीशपुर का एक जगह है शाहाबाद में रहित छलनी। जगदीशपुर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वीर कुंवर सिंह को जानते हैं सभी लोग। वीर कुंवर सिंह को पढ़ाए भी है। तो वीर कुंवर सिंह का भी गांव जगदीशपुर ही था। हुआ क्या, ये लोग भी जगदीशपुर के ही निवासी हैं। इन लोगों का भी जन्म वगैरह जगदीशपुर में ही हुआ। लेकिन हुआ क्या कि 1857 का जो क्रांति हुआ उसमें बहुत सारा चीज उलटफेर हो गया। इस लोगों का बहुत ज्यादा संपत्ति वगैरह इधर से उधर हो गया। वीर कुंवर सिंह भी 1857 के क्रांति में भाग लिए थे, वो भी लड़ाई लड़े थे। तो बहुत इधर उधर हो जाने के कारण ये लोग अपना वहां से चल के आ गए मुजफ्फरपुर। वो अभी देखो आगे दिखाई देगा। 1857 में जो सिपाही विद्रोह भेल, आप लोग 1857 का पूरा सिपाही विद्रोह पढ़े हैं। बाबू कुंवर सिंहक राजकाज पर ओकरो जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल जे रामलोचन शरणक पुरखा मतलब उसके पूर्वज, ठीक है ना, पुरखा सब मिथिला आबी बसी गेला। वहां छोड़ करके मिथिला में आकर के बस गए। क्यों? क्योंकि जब ये हुआ था सिपाही विद्रोह तो उसके कारण जो कुंवर सिंह है उसके राजकाज में उलटफेर हो गया, इधर से उधर हो गया, जिस कारण से ये भी लोग आ गए उधर से छोड़कर इधर। ये आकर के मुजफ्फरपुर में बस गए। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर जिलाक राधौर गांवक निवासी बनी गेला। राधौर गांव में आकर के ये लोग बस गए मुजफ्फरपुर में। अपन कुशाग्र बुद्धि के कारण, ये जो रामलोचन शरण है उसका बुद्धि बहुत ही तेज था। कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत तेज बुद्धि था। कुशाग्र बुद्धि के कारण प्राथमिके कक्षा से शिक्षक प्रिय पात्र बनी गेला। प्राथमिक कक्षा में ही 1 से 5 में जब पढ़ाई कर रहे थे तो वो शिक्षक के बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। मतलब प्रिय पात्र होता है ना, क्लास में जो तेज बच्चा होता है आप देखे होंगे उसका टीचर से बहुत ही क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो वही बात था रामलोचन शरण का भी। कालांतर में मतलब उसी समय में स्कूल शिक्षक बनना। जब इन्होंने आगे पढ़ाई वगैरह किया तो स्कूल के टीचर बन गए कुछ दिन के बाद। दरभंगाक नॉर्थ ब्रुक स्कूल में सेहो अध्यापन कैलनी। नॉर्थ ब्रुक स्कूल में भी अध्यापन का काम उन्होंने किया, यानी कि टीचर का काम किया। हिनक निधन भेलनी 14 मई 1971 ईस्वी। तो आप ये मृत्यु का डेट भी याद रखेंगे, 14 मई 1971 ईस्वी। अध्ययन लेखनक प्रवृत्ति हिनका प्रारंभ से फलनी। शुरू से ही पढ़ने और लिखने का शौक जो है इनको था। अपन अध्ययवास दृढ़ इच्छा शक्ति बल पर 1916 में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलनी। अभी भी पुस्तक भंडार चलता है दरभंगा में, कॉमर्शियल चौक पे जो कोना पे देखे होंगे
उसी का बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं, सीधे पुस्तक भंडार। तो दरभंगा में इसने क्या खोला, पुस्तक भंडार नाम का एक संस्था खोला अपने जो है बुद्धि के बल पर। विद्यापति प्रेस खोलनी, और एक प्रेस भी खोला जिसका नाम रखा विद्यापति प्रेस। बाद में पुस्तक भंडारक शाखा पटना में सेहो खुजल, पटना में भी पुस्तक भंडार का इन्होंने ब्रांच खोल दिया। ठीक है। एतुहु हिमालय प्रेस स्थापित भेल, वहां भी हिमालय प्रेस नाम का प्रेस स्थापित कर दिया। मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक, मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक सदृश्य पत्रिकाक प्रकाशन श्रेय हिनके छनी। मतलब दो पत्रिका चलाते थे, एक मिथिला और दूसरा बालक पत्रिका पेपर चलाते थे। बाल साहित्यक विकास पर हिनक बेसी ध्यान छलनी। बाल साहित्य जानते हैं ना, जैसे कि बुक आता था पहले बाल हंस या बाल पोथी करके, उस सब तरह का बुक पर इनका बहुत ही मतलब इच्छा था और बच्चों से रिलेटेड बहुत ज्यादा लिखा करते थे। व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी अच्छी। व्याकरण चंद्रोदय एक किताब का नाम है जो बच्चों के लिए था और ये बहुत ही फेमस था, जिनका रचना इन्होंने किया था। लगभग 100 पोथी लेखन को संपादन प्रकाशन करनी। 100 से अधिक किताब लिखा इन्होंने लगभग, और उसका प्रकाशन किया, संपादन किया। राय साहबक उपाधि भेटलनी, और इनको राय साहब का उपाधि भी मिला। राय साहब उपाधि, राय साहब मतलब देखो, राय मतलब राजा होता है, ठीक है। और उपाधि में देखिए जैसे वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि मिला था, उसी तरह से इनको राय साहब का उपाधि मिला। किसका उपाधि? राय साहब का उपाधि मिला। अब हम जो यह निचला जो पैराग्राफ है उसमें यह दिखाया गया है कि आखिर अगला जो चैप्टर है मिथिलाक संस्कृति सीमा, उसमें क्या दिखाया गया उसी का मतलब काव्य पाठ संदर्भ, पाठ के बारे में इसमें दिखाया गया है। देखिए अब प्रस्तुत निबंध, तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जो है वो कहानी नहीं है, निबंध है। क्या है? निबंध। प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जो मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा पाठ है वो कहाँ से लिया गया है? प्रवेशिका मैथिली साहित्य, उस किताब का नाम है प्रवेशिका मैथिली साहित्य, और वहीं से यह लिया गया है। लेल गेल अछि, जकर संपादक छथि प्रोफेसर हरिमोहन झा आ प्रोफेसर गंगापति सिंह। ई पुस्तक भंडार लहरियासराय दरभंगा से प्रकाशित अछि। ये जो किताब है प्रवेशिका मैथिली साहित्य, ये पुस्तक भंडार लहरियासराय दरभंगा से ही प्रकाशित हुआ था, वहीं से रिलीज हुआ था, ठीक है। यही निबंध में आचार्य मिथिलाक सीमाक उल्लेख कयने छथि। इस चैप्टर में किसका उल्लेख है? मिथिला के सीमा का उल्लेख है। सीमा मतलब बाउंड्री, कहाँ से कहाँ तक मिथिला उत्तर में है, कहाँ से कहाँ तक दक्षिण में है, पूर्व पश्चिम में कहाँ तक है मिथिला, उसी के बारे में। विभिन्न शास्त्र पुराण ओ विद्वानक मतक उल्लेख करैत एकर भौगोलिक सीमाक निर्धारण कयने छथि। अलग अलग शास्त्र में मिथिला का चौहद्दी क्या बताया गया है, अलग अलग विद्वान ने मिथिला के सीमा के बारे में क्या बताया है कि कहाँ से कहाँ तक मिथिला है, उसी के आधार पर इन्होंने बताया है। बौद्ध और जैन धर्मक, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जानते हैं ना, तो बौद्ध और जैन धर्मक प्रभावक कारणे, कोई बालक बताओ, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव के कारण जो है आपको पता होना चाहिए कि हम तो नहीं पता होगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो विकास है या फिर स्थापना है बिहार में ही हुआ है। तो पहले बिहार में बौद्ध धर्म नहीं था, हिंदू धर्म ही थे, तो कुछ हिंदू ही बौद्ध बन गए होंगे, लेकिन मिथिला के कोई हिंदू, ऐसा इसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे लोग बौद्ध बन गए लेकिन मिथिला के बहुत सारे लोग बौद्ध नहीं बने, यानी कि मिथिला के कोई भी लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से प्रभावित नहीं हुए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि बौद्ध और जैन धर्मक प्रभावक कारणे एकर पश्चिमी सीमा, कौन सीमा? पश्चिमी सीमा, पश्चिम ये है पूर्व और ये जस्ट क्या है? पश्चिम है। हाँ, तो पश्चिमिक सीमा घसकी के, पश्चिम का सीमा जो घसक गया है, मतलब पहले कहीं और था
बाउंड्री मिथिला का और कहीं और हो गया। घसक की के कनेक पूब आबी गेल। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कारण कुछ लोग बौद्ध धर्म अपना जो है ज्वाइन कर लिए होंगे, कुछ लोग बौद्ध धर्म और कुछ लोग जैन धर्म जो है ज्वाइन कर लिए होंगे, जिसके कारण पश्चिम वाला सीमा जो है हल्का इधर घुसक गया। ठीक है, आप पूर्वी सीमा कनेक आगू बढ़ी गई, अब पूरब वाला सीमा हल्का और क्या हो गया, आगे बढ़ गया। विभिन्न कारणे, लाइन पर उंगली दीजिए, ठीक है, समझिए बातों को। विभिन्न कारणे मिथिलाक सीमा बृहद विष्णु पुराण आ एतेक धरि जे जॉर्ज ग्रियर्सनक समयक मिथिलाक चौहद्दी में अंतर आबि गेल अछि। जो पुराना विष्णु पुराण है और जॉर्ज ग्रियर्सन साहब है, दोनों के जो चौहद्दी है उसमें अंतर बताया गया। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। यही सब तथ्य ओ है ना कारणक विवेचन करे विवेचन रोचक ढंग से 100 उदाहरण यानी कि उदाहरण के साथ यही निबंध में प्रस्तुत अछि। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विद्वानों ने मिथिला के सीमा के बारे में क्या कहा है वही इस चैप्टर में दिखाया गया है। आचार्य रामलोचन शरण मैथिली प्रेमी छला, मैथिल संस्कृतिक रक्षाक लेल सतत साकांक्ष रहला, मतलब हमेशा ये तत्पर रहते थे। तकरे प्रमाण अच्छी प्रस्तुत निबंध। इस निबंध में यही सब दिखाया गया कि कितने मिथिला के प्रेमी लोग थे, उस सब बातों का चर्चा है। अब हम 1 मिनट में आपको क्या करते हैं ना, सारांश सुना देते हैं। इससे क्या होगा, चैप्टर को फिर से समझने में बहुत अच्छा आपको लगेगा। या फिर आप सारांश ना पढ़ के इसको पूरे भी पढ़िएगा तो आराम से आपको समझ में आने वाला है। तो पूरा लाइन ही पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए क्या है, चैप्टर आप निकाल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ मीठा भी है तो आप हल्का मैनेज करेंगे। देखो अभी समझना शुरू करो। देखिए क्या है, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, यानी मिथिला संस्कृति जो है वो पूर्व में कहाँ तक है, पश्चिम में कहाँ तक है, उत्तर में कहाँ तक है, दक्षिण में कहाँ तक है, वो अब हम लोग जानना शुरू करेंगे अलग अलग विद्वानों के अनुसार। तो देखिए, मिथिला अथवा तिरहुत, याद रखेंगे मिथिला को ही तिरहुत कहा जाता है। हाँ, तिरहुत लिपि भी आप लोग सुनो। अब पूछेगा कि मैथिली का लिपि क्या है तो तिरहुत लिपि है, ये नो देवनागरी है। लेकिन मैथिली का मुख्य लिपि जो है वो तिरहुत लिपि है और तिरहुत को ही कैथी कहा जाता है। आपके घरों में अगर पुराना जो जमीन का कागज होगा वो तिरहुत लिपि में यानी कि कैथी लिपि में ही लिखा गया होगा। जमीन का कागज पुराना घर में देखेंगे ना तो ऐसा भाषा में नहीं है। पुराना जो जमीन का कागज होगा ना 2010 से पहले का कागज वो मैथिली में कैथी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना शुरू करिए। मिथिला अथवा तिरहुत, मिथिला को ही तिरहुत कहा गया है। लाइन पर उंगली को मार खाओगे नहीं, ठीक है। तो मिथिला अथवा तिरहुत पुरान जनपद थिक, मतलब ये बहुत पुराना जनपद है। जनपद का सीधा समझ लीजिए अर्थ है साम्राज्य या क्षेत्र, ठीक है ना। अभी कुछ शब्द के अर्थ देख लो 1 मिनट में, पहले शब्द का देखो। तो जनपद का अर्थ क्या होता है, क्षेत्र होता है। अविद्यमान का अर्थ होता है कि मौजूद है, अभी उपस्थित है, ठीक है। उन्मूलन का अर्थ है कि जड़ से नाश कर देना, उखाड़ कर फेंक देना। सही से समझो ना तुम। वेद सम्मत, वेद सम्मत मतलब जो चीजें वेद में दिखाया गया है, वेद के समान। किसके समान समझिए, वेद के समान, या भी लिखा ना वेद स्वीकृत या मान्य। महति मतलब विशाल, अविवेचन मतलब व्याख्या, पंचांग मतलब 5 अंग वाला पत्रा या ज्योतिषी संबंधी वार्षिक विवरण। जो पंडित जी पत्रा उठाते हैं ना उसे ही पंचांग कहते हैं। मिथिला का अपना पंचांग है और मिथिला के पंचांग से ही मिथिला में शादी विवाह का डेट तय होता है, ठीक है। लगन है कि नहीं है वो कहाँ से देखते हैं, मिथिला पंचांग से, जिसे पत्रा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रवास। प्रवास मतलब परदेशक निवास, जब आप दूसरे जगह रहने के लिए चले जाएंगे इसका मतलब आपका हो जाएगा प्रवास। युक्ति युक्त मतलब तर्क संगत। उपनिवेश मतलब सीधा समझ लीजिए गुलाम,
या कॉलोनी, ठीक है। दोसर देशक आयल लोकक बस्ती उपनिवेश कहलाता है। अवशिष्ट मतलब बाँचल, अवशिष्ट मतलब बचा हुआ समझ लो ऐसे। अगर जात मतलब आवाजाही, आवाजाही मतलब आना जाना लगा रहता है, सब ये चीजें। तो आपने देखा कि मिथिला अथवा तिरहुत पुरान जनपद थी। जनपद मतलब क्षेत्र या जगह या राज्य का लीजिए, है ना। राजर्षि निमिक पुत्र मिथि, एक व्यक्ति है मिथि, इनके पिता का नाम था राजर्षि निमि, राजर्षि निमि। और मिथि ई नगरी बसौने छला, जे आगू जाकर मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिथिला को किसने बसाया था? मिथि नाम के व्यक्ति जिनके पिताजी क्या थे? राजर्षि निमि। तो आपको पूछेगा कि मिथिला को किसने बसाया, तो बोलेंगे राजर्षि निमिक पुत्र मिथि मिथिला के बसौने छला। समझ आ गया। अब है बृहद्द्वीप विष्णु पुराण में सीमा निर्देशक संग संग ई कतबा नाम ओ चाकर, नाम मतलब लंबाई और चाकर मतलब चौड़ाई, ठीक है। विष्णु पुराण में यह बताया गया है कि मिथिला जो है कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। नाम आ चाकर अछि सेहो कहल गेल अछि। कोसी स गंडकी, कोसी नदी से गंडक नदी, तो कोसी स गंडकी धरी मिथिलाक नमती 24 योजन। इस बातों को याद रखिएगा। कोसी से लेकर गंडक नदी तक मिथिला का जो नमती है, नमती मतलब लंबाई, ठीक है, वो कितना है? 24 योजन। 24 योजन यानी कि 96 कोस। एवं गंडक स, है ना, हिमालय, गंडक स हिमालयक वन पर्यंत चकराई, चकराई मतलब चौड़ाई। तो गंडक से हिमालय तक जो चौड़ाई है 16 योजन अर्थात 64 कोस। 16 चौका 64 यानी कि एक योजन में 4 कोस होते हैं। समझ में आ रहा है? कोस मतलब होता है मुख्य रूप से 1.5 किलोमीटर को कोस कहते हैं, शायद 1.5 किलोमीटर को 1 कोस कहते हैं। अब यहाँ पर 2 बात आपने जान लिया। पहला बात तो जाना कि कोसी से गंडक तक जो इसका लंबाई है कितना है? 24 योजन है। 24 योजन को ही 96 कोस कहेंगे। और गंडक से हिमालय तक, गंडक नदी है और गंडक नदी से हिमालय तक इसका जो आपका चौड़ाई है, चकराई मतलब चौड़ाई है, वह 16 योजन यानी कि 64 कोस है। ये बात याद रखिएगा, पूछेगा। आईने अकबरी जो है ना, एक किताब है जिसमें अकबर का जीवनी लिखा गया है। तो आईने अकबरी क्या है? किताब है जिसमें अकबर का जीवनी लिखा गया है। इसमें तिरहुत सरकारक सीमा यह कहल गेल अच्छी, जना यह कहल गेल अच्छी यानी कि जो हमने बताया है कि कोसी से गंडक तक इतना योजन और गंगा से हिमालय तक, ये कहाँ वर्णन है? आईने अकबरी में वर्णन। कहाँ लिखा गया ये बात? आईने अकबरी में भी लिखा गया है। अज गंगता गंडक अज कोस ता भूस। इसका अर्थ वही है कि गंडक से कोसी से गंडक तक 24 योजन और गंगा से हिमालय तक वो जो है आपका 16 योजन। नीचे देखिए लिखा है कि मिथिला भाषा रामायण, आपको मिथिला भाषा रामायण के बारे में बताए थे, किसने लिखा है? चंदा झा ने। तो मिथिला भाषा रामायणक रचयिता चंदा झा सेहो लिखने छथिन। उन्होंने भी लिखा है। क्या लिखा है? कि गंगा बहती जनिक दक्षिण। मिथिला भाषा रामायण में चंदा झा ने बताया है कि मिथिला के दक्षिण में कौन बहती है? गंगा। तो गंगा बहती जनिक दक्षिण दिस पूरब कोशिक धारा। अब पूरब में कौन नदी? तो पूछेगा मिथिला भाषा रामायण के अनुसार मिथिला के दक्षिण में कौन सा नदी बहती है? गंगा। और पूरब में कौन नदी बहती है? अब पश्चिम बहती गंडकी। अब पश्चिम में कौन नदी? उत्तर हिमवत बल विस्तारा। और उत्तर में क्या है? हिमालय। हिमवत मतलब हिमालय का चर्चा है। तो कमला, त्रियुगा, अमृता, धेमुरा और बागमती, त्रिस्तारा,
कृतसारा, कृतसारा मध्यवहती लक्ष्मणा प्रभृति से मिथिला विदासार, विद्यागारा, मतलब इतनी सारी नदियां इसके बीच में बहती है। कमला हो, त्रिशाला हो, अमृता हो या फिर जितनी भी नदियों का नाम है ये मिथिला के बीचों बीच बहती है। आगे अब नीचे समझने का कोशिश करिएगा, लिखा गया है सारांश ई जे मिथिलाक, क्या लिखा है बोलो तो, यहाँ पर मिटा हुआ है, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में कोसी एवं पश्चिम में गंडक नदी है। समझ आ गया? दक्षिण में गंगा, पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर में हिमालय। ये चीज आप याद रखेंगे। किसके अनुसार? चंदा झा के अनुसार मिथिला भाषा रामायण में ऐसा ही लिखा गया है। एतबा दूसरे है ना मिथिलाक संस्कृति, एतबा दूर में मतलब इतना ही दूरी में मिथिलाक संस्कृति, भाषा, धार्मिक क्या लिखा बोले तो, आचार विचार संस्कृति विद्यमान छल। तो मिथिला भाषा रामायण के अनुसार देख लिया कि पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कहाँ तक मिथिला फैला हुआ है। अब आगे बढ़िए। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर गिरियर्सन मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि से मिथिलाक सीमा निर्दिष्ट कई गेला अछि। एक व्यक्ति है गिरियर्सन, उसने भारत का लिंग्विस्टिक सर्वे किया था, यानी कि भाषा का सर्वे किया था। और भाषा का सर्वे में उसने यह बताया था कि कौन सा भाषा कहाँ से कहाँ तक बोला जाता है, उत्तर में कहाँ तक, दक्षिण में कहाँ तक, पूर्व में कहाँ तक और पश्चिम में कहाँ तक कौन सा भाषा बोला जाता है, यह उन्होंने बताया था। एही स बोध होइत अछि जे मिथिलाक पश्चिमी सीमा और आगू मोतिहारियों से पूर्व बढ़ी आयल अछि। यानी कि जो पश्चिमी सीमा है मोतिहारी से भी और क्या हो चुका है, पूरब आ चुका है। मोतिहारी है पश्चिम में, इधर से हल्का इधर खिसक गया है मिथिला का सीमा। आई डॉक्टर साहेब लिखा ना, आई डॉक्टर साहेब द्वारा निर्दिष्ट सीमहू में अंतर आबी गेल अछि। जो गिरियर्सन साहब ने बताया था, डॉक्टर गिरियर्सन ने, उसके बताए हुए सीमा में भी अंतर आ गया है। यानी कि वह सीमा भी बदल चुकी है। वह सीमा क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। हाँ, तो मिथिलाक संस्कृति है ना उन्मूलन पश्चिम स किएक भेल एवं पूरब किएक घसकल। पश्चिम में मिथिला का संस्कृति खत्म हो गया और पूरब में हल्का बढ़ गया। पश्चिम में हल्का घटा और पूरब में हल्का बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ, यही अब आगे देखेंगे। भेगे घसकी गेल। ई तो सर्वमान्य अछि जे मिथिलाक संस्कृति वेद सम्मत छल। एग्जाम में पूछेगा मिथिला का संस्कृति है कैसा? वेद सम्मत। वेद सम्मत मतलब वेदों में जैसा रीति रिवाज बताया गया है, जैसा सिस्टम है, उसी सिस्टम से मिथिला चलता है। उसी सिस्टम से क्या होता है? मिथिलही में विदेह एवं लिच्छविक दुई राज्य छल। एक तो विदेह राज्य और दूसरा लिच्छवी। लिच्छवी राज्य का नाम है। जैसे अभी मिथिला राज्य, जैसे बिहार राज्य है ना, तो उसे विदेह राज्य था और लिच्छवी राज्य था। पूर्व में विदेह और पश्चिम में लिच्छवी। पूर्व में कौन राज्य था चलता था? विदेह राज्य और पश्चिम में लिच्छवी। ई दुहु राज्य गणतंत्र रहे, मतलब लोकतंत्र था उस समय में भी। ये लिच्छवी और जो विदेह दोनों राज्य है वो गणतंत्र मतलब लोकतंत्र वाली व्यवस्था थी उसमें। ठीक है। लिच्छवी की राजधानी वैशाली छल। एग्जाम में पूछेगा लिच्छवी का राजधानी कहाँ था? वैशाली है ना। रामायण कालहू से अत्यंत प्रसिद्ध एवं संपन्न नगरी छल। रामायण के काल में भी ये बहुत ही प्रसिद्ध और संपन्न मतलब समझ सकते हैं अमीर नगरी था। आई कालही कोही स्थान में मुजफ्फरपुर जिलाक बसाड अछि। मतलब आज जो है वैशाली के जगह पर कौन है? मुजफ्फरपुर जिला है। एक वैशाली जिला भी है, तो आधा वैशाली जिला होगा आधा मुजफ्फरपुर होगा, मुख्य रूप से मान लीजिए। तो बोलेगा कि वैशाली की जगह पर आज कौन सा जिला है? मुजफ्फरपुर जिला है। यही वैशाली में
है ना अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी उत्पन्न भेल छला। तो पूछेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली। याद रहेगा। भगवान बुद्धो यही ठाम प्रचार कार्य करनी, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भगवान बुद्ध भी वैशाली ने किए थे। वो वैशाली स कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा स बाया नामक नदी प्रकट कर नहीं। वहां पर कोई बाया नाम का नदी बहती है, उन्होंने अपने महिमा से दैवीय शक्ति से नदी प्रवाह कर दिया। क्या बना दिया था? नदी बना दिया था। बौद्ध लोकनिक मतलब बुद्ध धर्म के जो लोग हैं, बौद्ध लोकनिक प्रथम महती सभा वैशालिय ही में भेल छल। यानी कि बौद्ध का प्रथम सभा बोलेगा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। गंडक स पूरब लौरिया में अशोकक लाट मतलब स्तंभ, अशोक स्तंभ सुने है ना? अशोकक स्तंभ आयो विद्यमान अच्छी, यानी कि आज भी अशोक स्तंभ वहां पर है ही, देखने को मिलता है। कहाँ पर? तो गंडक से पूरब लौरिया नाम का कोई स्थान है वहां पर। यही स नीक जका बुझवा में अवैध अछि जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिलाक पश्चिमीय भाग में प्रबल भय रहल छल। यानी कि मिथिला के पश्चिम में बौद्ध धर्म और जैन धर्म विकसित हो रहा था। ठीक है। कहबाक प्रयोजन नहीं जे ई दुहु धर्म ब्राह्मण धर्मक विरुद्ध है ना अवैधिक छल। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ब्राह्मण धर्म के विरोध में थे, यानी कि हिंदू धर्म के क्या था? विरोध में था, और ये वेद को नहीं मानता था। वैदिक संस्कृति स यही दोनों धर्मक संस्कृतियों अवशेष भिन्न छल। यानी कि हमारा संस्कृति कुछ अलग था, बौद्ध और जैन वाले का कुछ अलग था। बौद्ध और जैन धर्म आप इंटर में पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। यही स हमरा विचारे बौद्ध एवं जैन संस्कृति कारण मिथिलाक संस्कृति ओकर पश्चिम भाग में लुप्त प्राय भय गेल। पश्चिम भाग में तो कुछ फैला। ई तो स्पष्ट अछि जे मैथिल दार्शनिक लोकनि बौद्ध एवं जैनक प्रचार कार्य के अपन केंद्र में एको रत्ती नहीं होमे देलथिन। जो मिथिला के लोग थे, मिथिला के अंदर बौद्ध और जैन वाले को घुसने भी नहीं दिया, उसको प्रचार प्रसार नहीं करने दिया मिथिला के लोग। यही विषय पर हम आनहु दृष्टि से विवेचना करे चाहे छी। हमर तो विचार अछि जे मिथिला देशीय पंचांगक व्यवहार व्यापक रूप में जतै धरि होइत अछि ततै धरि मिथिलाक संस्कृति क्षेत्र कहबाक चाही। कवि कहते हैं कि मेरे अनुसार अगर मानिए तो मिथिला का पंचांग जहां तक चलता है वहां तक मिथिला है। वहां तक क्या है? सही बात है। जहां तक मिथिला पंचांग को लोग मानते हैं, देखो पंचांग मुख्य रूप से बिहार के अंदर दो चलता है, एक मिथिला पंचांग, एक बनारसी पंचांग। बनारसी मतलब बनारस का। ठीक है। तुम लोगों ने सुना होगा बनारसी लगन, सुना है? सुनेंगे। इस बार क्या होता है ना कि मिथिला पंचांग में अगर लगन नहीं है फिर भी कुछ लोगों को उसी टाइम में शादी करना है, तो बनारसी पंचांग में अगर डेट होता है तो उसी पंचांग के अनुसार पंडित जी बता देते हैं कि हाँ बनारसी पंचांग में है शादी का डेट, तो उस टाइम में कर लेते हैं। तो बनारसी लगन मतलब बनारस के पंचांग में अगर टाइम होता तो उसे कहते हैं। तो कवि ने क्या कहा कि मिथिला वहां तक होना चाहिए जहां तक मिथिला का पंचांग चलता है। किछु प्रवासी मैथिली लोकनिक अपन प्रवासहु में मिथिलाक पंचांग स काज चलाय लेत ई बिन विषय थी। होता क्या है, कुछ लोग मिथिला में आ गए हैं या कुछ लोग मिथिला से बाहर चले गए हैं, तो मिथिला में जो लोग आए हैं वो मिथिला के पंचांग से काम चला ले रहे हैं। या मिथिला से बाहर जो चले गए, मतलब उत्तर प्रदेश चले गए, उत्तर प्रदेश में भी जाकर के वो क्या करते हैं, मिथिला पंचांग के अनुसार ही अपना शादी करते हैं। तो हम ये तो नहीं कह देंगे कि उत्तर प्रदेश में भी क्या है, मिथिला है। अरे कुछ लोग न गए हैं, तो उस सब चीजों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए, हमार अभिप्राय ओही क्षेत्र स अछि जतय मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारण में व्यापक रूप से प्रचलित अछि। जहां पर साधारण लोग बहुत बड़े स्तर पर मिथिला पंचांग को मानते हैं, वहां तक मिथिला होना चाहिए।
वहां तक क्या होना चाहिए, मिथिला। बेस त चलू, बेस त चलू मतलब चलते देखते हैं। पहिने मिथिलाक पंचांग पश्चिम भाग पर विचार करें। पहले मिथिला के पश्चिम भाग पर विचार करेंगे कि पश्चिम में कहाँ तक मिथिला पंचांग चलता है। गंडक तो कथे कौन संपूर्ण चंपारण जिला आय मिथिलाक संस्कृति से बाहर भ गेल अछि। गंडक तो छोड़ दीजिए, गंडक तो जो है मतलब ये आपका जिला है ना चंपारण, उसके बीचों बीच बहती है, लेकिन आज पूरा जो आपका ये है चंपारण जिला है उसमें कहीं भी मिथिला का पंचांग नहीं चलता है। अर्थात ओतय मिथिलाक देशीय पंचांग है ना प्रचार कनेहो नहीं अच्छी, मतलब कनेहो नहीं मतलब हल्का भी वहां पर मिथिला के पंचांग का चर्चा नहीं है। बनारसी पंचांग प्रचार अच्छी, वहां पर कौन सी पंचांग का प्रचार है तो बनारसी पंचांग का। तो चंपारण में पहले था लेकिन अब वहां पर बनारसी पंचांग क्या है, चलता है। आप मुजफ्फरपुर जिला के देखो, चंपारण में तो है नहीं हम लोग, अब मुजफ्फरपुर को देखते हैं, मुजफ्फरपुर में है मिथिला की नहीं। मुजफ्फरपुर के देखो, अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभागक निश्चय कयलने छथि, ताहि में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण एवं चंपारणक जिला अछि। किंतु ई विभाग ने लगभग हल का किताब कोई आदमी तो बहुत सारा बेटा हुआ है, उसमें देखिए दो देखिए, एक में दो देखिए। विभाग ने डॉक्टर साहब के नक्सीहे मिलत अछि आ नए सांस्कृतिक विवेचना से युक्त बुझी पड़ैत अछि। डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो मिथिला का चौहद्दी बताया उसमें आप वहां पर जो है ना रीति रिवाज भी नहीं देखने को मिलता है। जहां तक बता दिया कि यहाँ तक मिथिला है तो वहां तक हमारा रीति रिवाज भी नहीं है और न ही पंचांग चल रहा है। ई तो पहिनहि कही आयल छी जे बौद्ध लोकनिक मुजफ्फरपुरक पश्चिम भाग में वैशाली के अपन केंद्र बनौल नहीं, जे बाया है ना नदी अहू स पूब अछि। बाया नदी अभी जैसे बोले थे ना। अब हम यदि मानचित्र में जतय बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में बैसैत अछि ओही स्थान के केंद्र मानी के बागमती मतलब जतय ई मुजफ्फरपुरक जिला में सीमा में आवैत अछि। बाया नदी जब मुजफ्फरपुर में आती है तो उसे भी बागमती कहते हैं, ठीक है। हाजीपुर धरी एक चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिम में सीमा के छुबैत खींची तो स्पष्ट देखी पड़त जे हमर एही कल्पित रेखाक पश्चिम क्षेत्र में मिथिलाक देशीय पंचांगक व्यापक प्रचार नहीं अच्छी। मतलब मुजफ्फरपुर के उस नदी के आसपास भी मिथिला के पंचांग का कोई ज्यादा चर्चा या प्रचार प्रसार नहीं है। यही रेखा के पूरब ई पंचांग चलित अछि, उस रेखा के पूरब में पंचांग चलता है। अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से मिथिलाक पश्चिमीय सीमा हमर इहे कल्पित रेखा मानल जाय सकै छै। जो रेखा उन्होंने मुजफ्फरपुर के बीचों बीच खींचा वही रेखा मिथिला का सीमा माना जाएगा, यानी कि मुजफ्फरपुर भी आधा मुजफ्फरपुर मिथिला में आता है और आधा मुजफ्फरपुर मिथिला में नहीं आता है, ऐसा इसने बताया। अब चलिए पूरब। अब पूरब में देखते हैं कि मैथिली पंचांग कहाँ तक चलता है। आप पूरब दिश आओ। अब कहाँ आओ? पूरब दिश, जेने से सूरज निकले छथि। आप पूरब दिश आओ। कोसियहू से पूर्व पूर्णिया जिला के आना पार करैत दिनाजपुर जिलाक पश्चिमी भाग धरि यह पंचांग चलैत अछि। मतलब पूरब में कोसी नदी के उस पार जो आपका पूर्णिया है या दिनाजपुर है
उस क्षेत्र में भी हमारा पंचांग चलता है। ठीक है, एकरो कारण स्पष्ट अछि, इसका कारण स्पष्ट है कि बौद्धिक संस्कृति बायां सँ बहराई के बागमती आगू नहीं बढ़े पौलक। बागमती से आगे वो नहीं बढ़ पाया, कौन? तो बौद्ध और जैन वाले। कारण मैथिली दार्शनिक लोकनी हुनक गति के अवरुद्ध कर देलखिन। मिथिला के लोग बौद्ध धर्म वालों को उससे आगे बढ़ने ही नहीं दिया, रोक दिया। अवरुद्ध मतलब क्या होता है? रोक देना। यही सब बौद्ध संस्कृति दोसर ही बाटे बंगाल में है ना प्रविष्ट भेल, यानी कि दूसरे रास्ते से बंगाल में प्रवेश कर गया। कौन? मिथिला बौद्ध धर्म वाले। ठीक है, अर्थात पटना से बहराई के, ठीक है, पटना से बहराई मतलब पटना से इधर आकर के गंडक दक्षिण मुंगेर होइत देवघर जानते हैं ना, झारखंड, देवघर पश्चिम से है ना मयूराक्षी पश्चिम तट से बंगाल में चल गेल अछि। कौन चल गया है? तो बौद्ध धर्म वाले। गंगा से दक्षिण एवं कोशिक पूरब ओ क्षेत्र जतय मिथिलाक पंचांग प्रचलित अछि। तो गंगा से पूरब, दक्षिण, हिमालय से दक्षिण, कहाँ? कोशिक के दक्षिण है ना, कोशिक यहाँ पर देखा गया है कि गंगा का दक्षिण एवं कोशिक पूरब ओ क्षेत्र जतय मिथिलाक पंचांग प्रचलित अछि। मिथिलाक उपनिवेश थे, मतलब मिथिला का राज्य है। यही उपनिवेश में संपूर्ण पूर्णिया जिला, कौन कौन जिला आते हैं? पूर्णिया जिला, दिनाजपुर किछु अंश एवं संथाल परगन्ना झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में बहुत पैघ भाग सम्मिलित भय जाइत अछि। एकर कारण और अछि, इसका कारण कुछ और है। प्राचीने काल से बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला से रहल अछि। बंगाली छात्र जो है वो मिथिला से संपर्क में रहे हैं। अतएव ओम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ी गेल अछि। यही कारण है कि मिथिला का संस्कृति उधर बहुत आगे तक क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। यही प्रकार मिथिलाक पश्चिम से जतेक है ना गमाई देलक अछि, पूर्व में ओते पाबियो गेल लेलक अछि। पश्चिम में जितना हम लोग मिथिला का क्षेत्र खो दिए, पूर्व में उतना हमारा मिथिला का क्या हो चुका है? विस्तार हो चुका है, हम लोग पा चुके हैं उधर। अब गिरियर्सन साहेब कुछ कहते हैं, समझिए। गिरियर्सन साहेब अपन नक्शा में पुरुलिया जानते हैं? पुरुलिया वाली रोड, पुरुलिया जो झारखंड में है, पुरुलिया के मैथिली बंगला मिश्रित एवं चाईबासा के ओड़िया मिश्रित देखौलनी अच्छी। पुरुलिया को बोला है कि बंगाली और मैथिली यहाँ पर फेंट फाट के बोलते हैं लोग, और चाईबासा को उन्होंने बताया कि चाईबासा में मैथिली और उड़िया फेंट फाट के लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। परंतु ई नक्शा ओही समय ठीक जखन बिहारक भाग्य बंगालक संगे निर्णित होइत छल, यानी कि बिहार को बंगाल में गिना जाता था, उसी समय का यह पुराना नक्शा है। वही समय में पुरुलिया में बंगाली लोकनिक है ना आबर जात होम लागल एवं फलस्वरूप ओतय अवशिष्ट मैथिली संस्कृति लुप्त प्राय भय गेल। वहां पर बंगाली लोगों का आना जाना लग गया पुरुलिया में, और बंगाली लोग आने जाने के कारण वहां पर बंगाली फेमस हो गया और मैथिली क्या हो गया? दब गया। हाँ, ओतहु का मैथिली लोकनिक घर से एम्हर मिथिला जे संसर्ग रहल अछि, ओही कारणे मैथिली भाषा अपन विकृत रूप में ओतय आइयो विद्यमान अछि। वहाँ फिर भी हल्का फल्का रूप में मैथिली भाषा क्या किया जाता है? बोला जाता है। नहीं तो निष्प्राण तो ओ कहिया नहीं भ गेल। निष्प्राण मतलब खत्म, अंत, वहां पर कब न हो गया है मैथिली का। आइ काल चक्रक परिवर्तन भय गेल अछि। आज
जो है ना, अगर देखा जाए आज के संबंध में, तो ये पूरा जो चौहद्दी कहने का जो आप बता रहे हैं वो पूरा बदल चुका है। ठीक है, संसारक सब क्यों अपन अपन सांस्कृतिक रक्षा में लीन अछि। आज सभी समाज चाहता है कि मेरा संस्कृति क्या हो, बचा रहे। एहने परिस्थिति में मिथलहु के चुप रहब उचित नहीं। कवि कहते हैं कि जब सभी जगह के लोग अपने संस्कृति को बचाने में लगा है, तो ऐसे में मिथिला के लोगों को भी चुप नहीं रहना चाहिए। मिथिला के लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। ई काज केवल मिथिलाहिक नहीं थी, वर्तमान सरकार सबक संस्कृति रक्षाक प्रयत्न कर रहल अछि। मिथिला के लोग तो कर ही रहे हैं, सरकार भी चाहते हैं कि सभी संस्कृति बचा रहे। आशा अछि एही सुयोग में आनक संग संग मिथिलहु के अपन संस्कृतिक रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होयत एवं ओही कार्य में सफलता प्राप्त करत। तो मिथिला के लोग और सभी संस्कृति के लोग चाहते हैं कि मिथिला का क्या हो, संस्कृति बचा रहे। और मिथिला के संस्कृति को बचाने का काम केवल मिथिला के लोगों का ही नहीं है, सरकार का भी है। तो सरकार भी कर रही है इस कामों को, मिथिला की संस्कृति को बचाने का। अब कुछ प्रश्न देखेंगे 5 मिनट में, तो आप लोग ध्यान से प्रश्न को समझने सीखने की कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न है कि मिथिला के बसौने छला। तो बोलेंगे मिथिला के राजर्षि निमिक पुत्र मिथि बसौने छला। दूसरा है कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला का लंबाई चौड़ाई लिखो। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिला का लंबाई 24 योजन अर्थात 64 कोस, आज चौड़ाई 96, बिल्कुल 24 चौके 96 कोस। इसमें कुछ अलग ही हिंदी वाला में लिखा हुआ है। और अगला जो है वो 16 योजन यानी कि 64 कोस अछि। ई कोशिक गंडकी धरी नाम आ हिमालय संग गंगा धरी चाकर अछि। हिमालय से गंगा तक चौड़ाई और कोसी से गंडक तक लंबाई। नाम मतलब लंबाई, नमती कहो या नाम कहो। अब आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर, चंदा झा के अनुसार मिथिला का चौहद्दी लिखो। कभी जस्ट बताएं कि चंदा झा के अनुसार मिथिला का चौहद्दी अछि। दक्षिण में गंगा, पूरब में कोसी, पश्चिम में गंडकी, उत्तर में हिमालय। चंदा झा के अनुसार ये बताया गया है। चंदा झा का 2 लाइन पे वहां पर लिखा, उस लाइन को बता सकते हैं कि गंगा बहती जनिक दक्षिण दिश पूरब कोशिक धारा, पश्चिम बहती गंडकी उत्तर हिमवत बल विस्तारा। हिम्मत मतलब हिमालय है, पूरे बल पूर्वक खड़ा है। अगला प्रश्न है मिथिलाक सीमाक पश्चिम में परिवर्तनक कारण उल्लेख करो। तो पश्चिम में हम लोगों का बहुत सीमा आगे बढ़ चुका है, इधर आ चुका है। इसका क्या कारण है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास उधर का हो गया, चंपारण के क्षेत्रों में ज्यादा हो गया, जिस कारण से हम लोगों का क्षेत्र कुछ गंवाना पड़ा। अभी जस्ट बताए हैं कि नहीं बताए। अगला आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, लेखक अनुसार मिथिलाक सीमा कतई धरी मानल जा सके। लेखक ने कहा कि हम तो मानते हैं कि जहां मिथिला का पंचांग चलता है वहीं तक मिथिला है। तो कहां से कहां तक है, 1 मिनट में देख लीजिए, अभी तो देखे भी थे। लेखक राम लोचन शरणक अनुसार मिथिलाक सीमा पूरब में दिनाजपुर धरी। पूर्व में कहा तक दिनाजपुर, पश्चिम में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर धरी, उत्तर में हिमालय धरी, दक्षिण में पुरुलिया, ठीक है, मयूराक्षी, चाईबासा धरी मानल जा सके। समझ में आ गया। ये चारों आप याद रखने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है कि लेखक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतई धरी अछि। अभी जस्ट बताए हैं। लेखक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कोसी पार कर पूर्णिया जिला आगे बढ़ करके देखेंगे संपूर्ण भाग, पूरक विस्तृत पश्चिम भाग धरी मिथिलाक सीमा थी। पूरब में ये जो है आपका पूर्णिया से आगे बढ़ करके दिनाजपुर के भी कुछ लोग क्या करते हैं, मैथिली जानते और बोलते हैं, वहां पर पंचांग भी चलता है। अगला प्रश्न है कि गिरियर्सन साहेब के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतई धरी अछि।
तो ग्रियर्सन साहब के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा दिनाजपूरक पश्चिम भाग तक धरि अछि, यानी कि पश्चिम भाग, धरि मतलब तक, धरि मतलब तक, तो पश्चिम तक है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में सही विकल्प चयन करूं। पहला प्रश्न है कि कोसी स गंडकी धरि मिथिलाक नमती अछि, कितना? 24 योजन। दूसरा क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लेखक छथि, हाँ बिल्कुल डॉक्टर ग्रियर्सन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। खाली स्थान वाला प्रश्न बताइए। खाली स्थान वाला प्रश्न है मिथिलाक चौड़ाई डॉट डॉट कोस अछि, 16 योजन। सर कोस बोलेगा तो 16 चौका 64। और इसके बाद मिथिलाही में विदेह एवं डॉट डॉट 2 गणराज्य छल, तो लिच्छवी, विदेह और लिच्छवी 2 गणराज्य थे, वो आप याद रखने की कोशिश करेंगे। व्याख्या वाला प्रश्न है। अब कैसा वाला प्रश्न? इसमें कुछ लाइन दिया गया है, उसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या वाला बताए हैं। सबसे पहले बताइए कि ये किस पाठ से लिया गया है पंक्ति। दूसरा बताइए कि इस पंक्ति के लेखक कौन है, इस चैप्टर के लेखक कौन है। और उसके बाद क्या बताना होता है बताइए। उसके बाद बताना होता है आपको कौन चीज, उसके बाद आपको बताना होता है कि उस पंक्ति का क्या अर्थ है। यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर कुछ लाइन दिया गया है, तो इसका व्याख्या करिएगा। लाइन के शब्दों को अपने अर्थों में क्या करेंगे, बदल बदल कर लिखने की कोशिश करेंगे। पांचवा प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। मिथि के छला, राजर्षि निमि का पुत्र। आईने अकबरी रचयिता के छला, उसका रचयिता इस किताब में नहीं दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा अबू फजल, याद रहेगा, लिख लो अबू फजल, अबू फजल, फजल, अबू फजल, मालूम। ठीक, अब देखिए आगे। मिथिलाक पश्चिम में कौन नदी अछि? मिथिला के पश्चिम में कौन नदी है? गंडक नदी। आ जैन धर्मक प्रवर्तक के छला? जैन धर्म के जो मुख्य संस्थापक है वो कौन थे? जैन धर्म के महावीर स्वामी कौन थे? तो लिख लो, जैन धर्म वाला में महावीर स्वामी लिख लो। देख लिए। हो गया, लिख लिए महावीर स्वामी। और गतिविधि है, इसके आगे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है। तो इस तरह से यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हल्का बोरिंग चैप्टर, बोरिंग मतलब क्या, तुम लोग ध्यान ही नहीं लगा रहा था तो क्या ही होगा, ध्यान लगा कर देखेगा तब तो समझ में आएगा। अब अगला दिन पढ़ेंगे राष्ट्रीय भाषा और मातृभाषा। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा, ये भी छोटा ही चैप्टर है, तो एक दिन में ये भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब आप आगे बढ़ेंगे।